हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है पुलकित शर्मा। मैं आपका जो टॉपिक कवर कर रहा हूं वो जजमेंट राइटिंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि जजमेंट राइटिंग में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, चार्ज फ्रेमिंग, बेल ऑर्डर, जजमेंट राइटिंग। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि देखिए चार्ज फ्रेमिंग में कई रूप होंगे, एक हेड के साथ मोर देन वन हेड, एक हेड में एक से अधिक अभियुक्त, और एक अभियुक्त के साथ एक से अधिक चार्जेस, या बहुत सारे अभियुक्त और बहुत सारे चार्जेस, प्लस चार्जेस रीडेबल विद सेक्शन 34 एंड 149 एंड 120 बी। तो देखिए चार्ज फ्रेम जब करते हैं हम, क्या कह रहा हूं मैं, चार्ज जब भी हम फ्रेम करते हैं तो उनमें कुछ बिंदुओं का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है, कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम चार्ज फ्रेम करेंगे। तो मैं चार्ज का एक बार फ्रेमिंग बता रहा हूं, एग्जैक्ट चार्ज तो अभी बताऊंगा आपको कैसे लिखा जाता है, पर चार्ज में क्या क्या चीजें एग्जामिनर को दिखनी चाहिए लिखते वक्त, उन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज है नेम ऑफ द कोर्ट। क्या? नेम ऑफ द कोर्ट। देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यदि आपने कोर्ट गलत लिखा तो वहीं आपके मार्क्स कटना चालू हो गए, वहीं आपके मार्क्स कटना चालू हो गए। नेम ऑफ द कोर्ट से मतलब है मेरा मतलब है कि जो अपराध जिसका आप चार्ज लगा रहे हो अभियुक्त पर, वो किस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है, और उसके बारे में कहां दे रखा है, शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी। तो उसमें 6th कॉलम में लिखा हुआ है कि कौन सा अपराध किस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। तो यदि जेएम फर्स्ट क्लास द्वारा ट्रायबल है, कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है, तो सबसे पहले चार्ज में क्या दिखना चाहिए, नेम ऑफ द कोर्ट। बोलिए, आई बात समझ में आई? दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो नेम ऑफ द कोर्ट के जस्ट नीचे लिखना होता है वो होता है क्रिमिनल केस नंबर। क्या होता है? क्रिमिनल केस नंबर। देखिए, जैसे सिविल में होता है सिविल सूट नंबर, उसी प्रकार से क्रिमिनल मामलों में भी क्रिमिनल केस नंबर होता है। मान लीजिए जैसे क्रिमिनल केस है 123/2020, तो ईयर तो 2020 हुआ, और उस ईयर में जो मामला नंबर आया वो कौन सा था, 123, जिससे आसानी रहे। लाइब्रेरियन फॉर्म में बनाई जाती है, फाइल लाइब्रेरियन फॉर्म में रखी जाती है जिससे हमें आसानी रहे ढूंढने में। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट दिखना चाहिए चार्ज फ्रेमिंग में वो क्या है, नेम ऑफ द पार्टीज। क्या दिखना चाहिए? नेम ऑफ द पार्टीज। देखिए, नेम ऑफ द पार्टीज में जब क्रिमिनल का चार्ज बना रहे तो एक पार्टी तो स्टेट होती है वर्सेस ए अक्यूज्ड, वर्सेस अक्यूज्ड। देखिए, एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, जब भी क्रिमिनल चार्जेस बना रहे हैं तो उसमें अधिकतर केसेस में तो स्टेट ही क्या होता है, पार्टी होती है, क्योंकि जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट माने जाते हैं क्रिमिनल में, और वारंट केस में चार्ज बनते हैं, समन मामले में तो चार्ज भी नहीं बनता, समन में बनता तो वहां पार्टीज का नेम भी आ जाता है। ठीक है, कंप्लेंट का मामला है तब यहां पार्टीज आ जाती हैं, नॉर्मली तो स्टेट ही रहता है। तो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड। तो देखिए, यदि क्वेश्चन में दे रखा है कि अक्यूज्ड का नाम मान लीजिए राम, श्याम, राम किशोर एटसेट्रा एटसेट्रा दे रखा है, उदाहरण बताओ, तब तो लिखिए स्टेट वर्सेस राम। यदि नहीं दे रखा है तो आप ए ही अज्यूम करेंगे या XYZ ही अज्यूम करेंगे, आप अपना नाम या अपनी पसंद से कोई नाम नहीं लिखेंगे, वो अनफेयर मींस का मामला बन जाएगा उसमें। ठीक है, स्टेट वर्सेस ए, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ए कौन है, अभियुक्त है, एक्यूज्ड है। बोलिए, आई बात समझ में? ठीक है, फिर आता है मेन कंटेंट। तो देखिए, मेन कंटेंट लिखते वक्त हमें 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। जब हम चार्ज फ्रेम करते हैं तो उस वक्त हमें क्या लिखना पड़ता है, 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। ABC बना के बताऊंगा मैं आपको उसको जब उसमें चर्चा करेंगे। और वो मेन कंटेंट 3 पॉइंट्स में दिखने चाहिए। उन 3 पॉइंट्स में आप नंबरिंग नहीं देते, ABC 1 2 3 ऐसे कोई नंबरिंग नहीं देनी, मतलब 3 पैरा दिखने चाहिए। तो पहले पॉइंट में तो क्या दिखता है, उसमें लिखता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे आई, मैं,
XYZ जो भी हूं, डीजे कैडर हूं, मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, आप पर मतलब अभियुक्त ए पर फॉलोइंग चार्जेस लगाता हूं, ये लिख के बस खत्म। फिर उसके बाद बी पॉइंट में नेम मेन चार्जेस लिखे जाते हैं, जो मेन कंटेंट है वो कहां लिखे जाता है, बी पॉइंट में। जैसे आपने 379 का किया या 302 का किया या 304 का किया या 366 किया या 376 किया, जो भी आपने अपराध किया है उसको बी पॉइंट में लिखा जाएगा, सेकंड पॉइंट में मेन कंटेंट। फिर सी में क्या लिखेंगे, सिंपल सा सी में लिखना होता है कि मैं आपको आदेशित करता हूं कि जो ये मैंने चार्जेस लगाए ये मेरे कोर्ट द्वारा ट्रायबल होते हैं, मेरे कोर्ट द्वारा ट्रायबल होंगे। आई बात समझ में? तो मेन कंटेंट में कितने 3 पॉइंट दिखने चाहिए। पहला जज की डिटेल, दूसरे में जो एग्जैक्ट चार्ज है, जो एग्जैक्ट चार्ज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। सी में ये बताते हैं जो उपर्युक्त जो चार्जेस लगाए गए हैं यहाँ पे, अफोर्सेड चार्जेस जो भी आपके खिलाफ लगाए गए हैं वो किसके, जो ये ए ने डिटेल दी है ना, ए में जज ने कि मैं ये कोर्ट हूं फलाना, ये जो कोर्ट है ना उस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है। फिर आपको जस्ट ये लाइन खत्म होने के बाद प्लेस एंड डेट मेंशन करनी पड़ती है, जैसे दिल्ली है, जयपुर है, बॉम्बे है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किस तारीख को है, ये तारीख है, ठीक। फिर यहां लिखना है राइट हैंड साइड में साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। तो साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट ही लिखना है, बना मताना आप कहीं पता चले XYZ और उसके बाद लिख देंगे JM फर्स्ट क्लास, ऐसा कुछ नहीं। आप तो बस सिंपल से लिखना है साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट, उसी से समझ जाएंगे कि आपको पता है ये चीज। फिर लास्ट में लिखना होता है प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, कि अक्यूज्ड अपनी तरफ से क्या बात कहना चाहता है। तो इसमें भी 2 पॉइंट लिखने होते हैं। क्या आप पर लगाए गए आरोप समझ में आ गए आपको, एक चीज। दूसरा क्या पॉइंट लिखना होता है इसी में दूसरा लिखना होगा जो आप पर आरोप लगाए गए उनको स्वीकार करते हैं या नहीं करते, या फिर आप ट्रायल चाहते हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। बोलिए आई बात समझ में नहीं है? फिर उसके बाद जब प्ली ऑफ अक्यूज्ड खत्म हो जाएगा, फिर 7वां पॉइंट होता है साइन ऑफ द अक्यूज्ड। राइट हैंड साइड में लिखना होता है, करवाने नहीं है कि पता चले आप करके ही आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं, साइन ऑफ द अक्यूज्ड लिखना। फिर वही वापस साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट फिर लिखना है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनर को आपकी कॉपी में दिखने चाहिए यदि उसने चार्ज फ्रेमिंग का क्वेश्चन दिया है तो। और इसमें भी जब वो कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहली नजर उसकी जाती है नेम ऑफ द कोर्ट पे। यदि उसको सही मिल गया नेम ऑफ द कोर्ट, भिड़ते ही वो हमला करता है आपके मेन कंटेंट के बी पॉइंट पे, चार सही बनाया है क्या। उसके बाद तो वो ऊपरी तौर से देखेगा इन पॉइंट, फिर वो नजर गड़ा लेता है ये पॉइंट दिख रहे हैं, सीरियल ऑर्डर में दिख रहे हैं, कोर्ट सही लिखा है, 4 सही लिखे, 5 नंबर का सवाल है, पूरे 5 ले लो। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक तो आ गई हमारे बात समझ। तो अब हम एक चार्ज के साथ, मतलब चार्ज विद 1 हेड के साथ एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि रियल में चार्ज फ्रेम कैसे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं वो चार्ज फ्रेम कैसे होते हैं रियल में, ठीक है? देखेंगे हम अभी। चलिए अब फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज एग्जैक्टली देखते हैं कि होता कैसे है। फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज एग्जैक्टली होता कैसे है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट देखना चाहिए। तो देख लीजिए, अभी जो हम चार्ज बना रहे हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन का बनाएंगे, ठीक है, 121 आईपीसी का। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जोधपुर। तो यहीं से पॉइंट आपके गिनना चालू हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा था, सेकंड पॉइंट, क्रिमिनल केस नंबर डैश 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 ऑब्लिक 18 या जो भी ईयर है 20, ये आपको अज्यूम करने हैं, ठीक है। दूसरा फिर हमने लिखा स्टेट वर्सेस ए अक्यूज्ड। यदि नाम दे रखा है अक्यूज्ड का तो लिखिए, अन्यथा नहीं लिखेंगे। मतलब अब जैसे मैं कॉपी में डालता चलता हूं, पॉइंट नंबर 1 ये है या नहीं है, इन द कोर्ट ऑफ सेशन जोधपुर। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल होता तो हम लिखते इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। बोला आई बात समझ। सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिमिनल केस नंबर डैश 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 ऑब्लिक 18। बोलो आई बात समझ में नहीं आई? यदि और आपको समझ में भी नहीं आया तो उसका एक तरीका, जिस ईयर में एग्जाम लिख रहे हो 20, 21, 22, 23,
वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या है, नेम ऑफ द पार्टीज, स्टेट वर्सेस ए अक्यूज, नाम दे रखा हो तो लिख दो, नहीं तो भैया जबरदस्ती नाम डालने की जरूरत नहीं है, अनफेयर मीन्स का केस बन जाएगा और ब्लैक लिस्ट हो जाओगे एग्जाम से। क्यों लोड लें भाई, जैसे तैसे नौकरी मिल रही है, अपन क्यों अभी चल के लोड लें इसमें, बोलो आई बात समझ में, ए अक्यूज। अब आती है बात फोर्थ पॉइंट की, तो मैंने बताया था ना उसमें ए बी एंड सी। तो देखो फोर्थ पॉइंट में ए पॉइंट कॉमन रहता है और सी पॉइंट कॉमन रहता है, बी में चेंज होते रहेंगे। किसमें, फोर्थ पॉइंट में ए बी सी है 3 पॉइंट, ए हमेशा कॉमन रहेगा, सी हमेशा कॉमन रहेगा, बीच में बदलाव होता रहेगा बी पॉइंट में। बोलो आई बात समझ में नहीं आई, अरे आ गई साहब। चलिए ए में आई एक्स, यहां नेम ऑफ द जज है, एग्जाम में दे रखा हो तो ही लिखना, नहीं तो भैया अज्यूम कर लेना, जबरदस्ती मत डाल देना, अपना नाम मत डाल देना, पक्का ही पता चल जाएगा अनफेयर मींस का केस है। अब क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्राइबल है तो कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा। बोलो आई बात, आई एक्स डीजे कैडर फ्रेम द फॉलोइंग चार्जेस अगेंस्ट यू, कौन, अभियुक्त जो है यहाँ ए सन ऑफ जेड, एज डैश ईयर्स, रेजिडेंस ऑफ जोधपुर। बोलो आई बात समझ में। तो एक चीज कईयों के दिमाग में आ रही होगी, सर यदि रेजिडेंस बाहर हो तो कोर्ट ऑफ सेशन मतलब कोर्ट का नाम बदलेगा। अरे अभियुक्त कहीं हो, अपन को क्या फर्क पड़ रहा है यार, अपराध उस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए जो चार्ज बना रहा है, सीधी सी गणित। अभियुक्त कहीं का रहने वाला हो, यदि उन्होंने अभियुक्त बता दिया है कि वो वहां का रहने वाला है तो ही डालिए, जबरदस्ती मत डालो। और कोर्ट भी शहर का नाम भी अज्यूम कर लो, यदि उन्होंने पर्टिकुलर दे ही दिया है कि नागौर के गोल चौराहे पे अपराध हुआ है, बीकानेर के गोल चौराहे पे अपराध हुआ है, जयपुर के एसएमएस चौराहे पे अपराध हुआ है, तो डालो भैया जयपुर का नाम कोर्ट का, नहीं है तो अपने मन से अज्यूम करो और चलिए आगे। बोलो ए पॉइंट समझ में आया इन्हें। फिर बी, दैट यू ऑन और अबाउट, बिल्कुल ऑन और अबाउट ही लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑन एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, नहीं पता मैं एग्जैक्ट, कोई जरूरी है क्या अपराध का एग्जैक्ट टाइम, या तो इस समय लगभग 2 बजे के आसपास 14 अप्रैल 2018 को देखो, टाइम एंड डेट भैया ये दिखना चाहिए, ये जरूरी है, टाइम और डेट, एट जोधपुर, ठीक है। और यदि कोई आप अपने मन से पॉइंट भी डालना चाह रहे हैं, फलाना सर्किल वगैरह, तो आप डाल दो, ऐसा कोई फर्क नहीं। वेजेड वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर डालो कि आपने ये अपराध किया है, कौन सा, वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंडिया, एंड देयर बाय कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 121, पकड़ लिया ना उसने चार्ज, ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट, विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोर्ट। देखिए बी पॉइंट में कुछ, देखिए आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सीआरपीसी में हमने पढ़ा भी है कि कुछ अपराधों में पर्टिकुलर्स डालने की जरूरत होती है और कुछ में डालने की जरूरत नहीं होती है। कैसे पता चलेगा, 212 213 सीआरपीसी, वहां देखो कि भाई किन मामलों में पर्टिकुलर्स की जरूरत है और किन मामलों में पर्टिकुलर्स की जरूरत नहीं है। तो जिनमें नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो आपने ये अपराध किया है, पर जिनमें है तो बताओ आपने वो ऑफेंस कैसे कमिट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और एक चीज और बताता हूं आपको, सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं, कभी जीवन में नहीं बिगड़ेगा ये चार्ज फ्रेमिंग। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि साहब इस बी पॉइंट में क्या लिखें, तो हमने ऑन और अबाउट टाइम डाल दिया, डेट डाल दिया, हमें अपराध तो क्लियर है पर हम उसको लिखे कैसे, तो अपराध के फैक्ट को डेफिनेशन के साथ फिट कर दो। क्या कर दो, अपराध के फैक्ट को डेफिनेशन के साथ फिट कर दो। कैसे, दैट यू ऑन और अबाउट इतने बजे इस तारीख को एट ये क्या किया, डिसऑनेस्टली बी की मोटरसाइकिल उससे पूछे बिना, विदाउट द कंसेंट ऑफ बी टेकन अवे, डिसऑनेस्टली हो गया, उससे पूछे बिना ले गए, कहां से, इस चौराहे से, मोटरसाइकिल नंबर ये। अरे बोलो अपने आप थेफ्ट के कंटेंट आए नहीं है, आप तो डेफिनेशन जो अपराध जिसे आप बनाना चाह रहे हो उसके डेफिनेशन वाले इंग्रेडिएंट डाल दीजिए, फिर उसके बाद चार्ज बना दीजिए, पनिशेबल अंडर सेक्शन 121।
तो कंटेंट में तो यहां क्या डाल दीजिए, डेफिनेशन वाले पॉइंट, और जो फैक्ट से मिलते जुलते हैं उससे मिलते जुलते डाल दीजिए। फिर जो चार्ज बन रहा है, जैसे 300 के पॉइंट दिखने चाहिए, जैसे मर्डर का डाल रहे हो तो 300 के एलिमेंट दिखा दीजिए और फिर 302 लिख के एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड, एंड विद इन द कॉग्निजेंस ऑफ दिस कोड। ठीक है, फिर सी पॉइंट जो कि कॉमन है, एंड आई हेयर बाय डायरेक्ट दैट यू, कौन आई मतलब ये जज साहब, कौन से वाले एक्स, क्या आदेश दे रहे हैं, मैं आपको आदेश दे रहा हूं कि आप इस न्यायालय द्वारा, कौन से न्यायालय द्वारा, इन द कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, डायरेक्ट यू ऑन द सेड चार्ज, कौन सा, जो 121 लगाया, मैं आपको आदेशित कर रहा हूं कि आपका जो अपराध है वो किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मेरे द्वारा विचारणीय है, इस न्यायालय द्वारा, कौन से चार्ज पर, जो मैंने ऊपर लगाया। बोलो आई बात समझ, 4th पॉइंट हुआ नहीं हुआ, पूरा हो गया। फिर उसके बाद 5th पॉइंट बताया था ना मैंने, प्लेस एंड डेट, प्लेस लिख दीजिए जोधपुर, तो आप वो डेट कौन सी, प्लेस कौन सी लिखेंगे, जिस शहर का जो कोर्ट है, जिस जिले का जो कोर्ट है वही प्लेस लिखना। ठीक है, डेट कौन सी, जबरदस्ती नहीं, एग्जाम वाली डेट लिख दो, जिस तारीख को एग्जाम है वही लिख दो। फिर राइट हैंड साइड में साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। बोलो आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर हुआ। फिर आता है प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, तो उसमें 2 पॉइंट, वही डू यू अंडरस्टैंड द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट यू, क्वेश्चन मार्क, क्या आप पर लगाए गए आरोप समझ में आ रहे हैं आपको, अभियुक्त से पूछ रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, डू यू प्लीड गिल्टी, क्या आप अपना आरोप स्वीकार करते हैं या आप विचारण चाहते हैं। बोलिए आई बात समझ, ये लिख दिया पॉइंट। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, डू यू अंडरस्टैंड द चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट यू, इसके बाद एक लाइन का गैप देना और यहां लिखना आंसर। बोलो आई बात समझ में। फिर उस लाइन के बाद लिखना डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड, फिर आंसर, मतलब आंसर लिख मत देना आप, तो आंसर वाली लाइन खाली छोड़ देना, लिख दो कहीं। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको 7वां बताया था, साइन ऑफ द अक्यूज्ड, साइन करने नहीं है, बस ऐसे ही लिखना है। फिर राइट हैंड साइड में क्या, साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। बोलिए आई बात समझ में नहीं आई, नहीं आई। तो अब देखिए, मैं एक बार फिर से पॉइंट आपको वापस दिखा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट, कोर्ट का नाम, मतलब ये जो मैं आपको चार्ज दिखा रहा हूं ये एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है परीक्षा में, इसको लेके मन में मंशा नहीं हो जैसे अब ये क्या ब्लूप्रिंट, अरे ब्लूप्रिंट नहीं है, एज इट इज ऐसे ही लिखना। बोलो आई बात समझ। पहला पॉइंट इन द कोर्ट, और ये नंबरिंग मत डाल देना आप एग्जाम में, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए दे रहा हूं, ये 1 2 3 ABC, बाकी डायरेक्ट लिखना है। कोर्ट ऑफ सेशन, क्रिमिनल केस नंबर, 3rd लाइन स्टेट वर्सेस ए अक्यूज्ड। फिर 4th पॉइंट वाले में जो पहला, मेरा नाम ये, आपके खिलाफ ये चार्ज लगाता हूं, BA, कि आपने ये इस दिन इस तारीख को इतने बजे ऐसा अपराध किया, उससे ये अपराध बनता है APC के अंतर्गत और इस न्यायालय द्वारा विचारणीय। फिर C पॉइंट जो कि कॉमन है, मैं आपको डायरेक्ट करता हूं कि आप इस कोर्ट द्वारा ट्रायबल होगा, और जो कि मैंने ऊपर आप पर चार्ज लगाए। फिर वही प्लेस, डेट, साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। फिर प्ली ऑफ द अक्यूज्ड, पहला पॉइंट, यही सवाल पहला फिक्स ही बनना चाहिए, यही डू यू अंडरस्टैंड द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट यू। फिर नीचे वाली लाइन में आंसर, लाइन छोड़ दीजिए। फिर दूसरे में क्या, डू यू प्लीड गिल्टी और क्लेम टू बी ट्राइड, फिर वापस यहां एक आंसर की लाइन छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद नीचे क्या, साइन ऑफ द अक्यूज्ड एंड साइन एंड सील ऑफ द कोर्ट। बोलो आई बात समझ में, अरे नहीं आई, किसके नहीं आई समझ में, सबके आ गई बात समझ में, बिल्कुल आ गई। ठीक है, चलिए अब एक चीज कि साहब ये तो चार्ज फ्रेम तो समझ में आ गया, पर ये याद नहीं होता, तो इसको याद करना भी नहीं, बिल्कुल गणित जैसा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे हाथ उतना सही चलेगा। अरे नहीं आई, मतलब जो बार बार चार्ज फ्रेमिंग, जजमेंट राइटिंग इनकी प्रैक्टिस करेगा उसको एग्जाम में याद कर, रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहला पॉइंट क्या आना चाहिए, दूसरा, उसका ऑटोमेटिकली हाथ चलेगा। जैसे गणित में नहीं होता, मैथ्स में यदि आपको स्टेप प्रैक्टिस की हुई है तो आप ऑटोमेटिकली सही करोगे, नहीं तो सोच में रहोगे और ऊपर नीचे कर दोगे, और ऊपर नीचे करते उसका दिमाग खराब हो जाएगा एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर कौन है, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वो तो रात दिन यही काम करते हैं, तो उनको तो आदत है, वो तो एक बार नजर के अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे और उनको तुरंत समझ में आ जाएगा इसने सही लिखा है गलत। पहला पॉइंट कोड देखेंगे, 4th में B पॉइंट, बाकी सारे पॉइंटों को ऊपर से निकाला सही है, उसको सीरियल ऑर्डर में मिले पूरे नंबर,
कहीं ऊपर नीचे किया, काटा पीटी मत कर देना, पहले ही बता रहा हूं, कॉपी में काटा पीटी मत करना, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। ठीक है, इसका मतलब ये आपको ज्ञान नहीं है। काटा पीटी का मतलब आपको अचानक चीजें याद आती हैं, कोर्ट में काटा पीटी नहीं चलती है। बोलिए, आई बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद हम एक से अधिक चार्जेस को देखेंगे, मोर देन वन हेड वाले चार्जेस देखेंगे।